जिस वक्त राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा, उस वक्त एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल जो है उसका लगभग 49% से कुछ ज्यादा वोट था, यानी 50 पूरा नहीं था, 49 पॉइंट समथिंग 3 और 4। और कल रात जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया तो उनको मिले मतों का प्रतिशत था 64.3 या 2 ऐसा, यानी उधर 49 और इधर 64। ये जो 14-15% वोट बढ़ गया, ये छोटी बात है क्या? इसमें दो तरह की हिस्सेदारी है। एक वो हिस्सेदारी जहां दलों ने, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जेएमएम, इन दलों ने घोषणा कर दी थी कि हम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। उससे कुछ प्रतिशत बढ़ा एनडीए का, लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरी क्रियाविधि भी हुई जो विपक्ष के लिए ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक दोनों है। वो क्रियाविधि थी आप ये मानकर चलिए कि कोई राज्य शायद ही बचा हो जहां विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की हो द्रौपदी मुर्मू के लिए, और लोकसभा राज्यसभा में भी दर्जन भर से ज्यादा सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। भाजपा तो दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के भी 2 सांसद द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर गए हैं। ये क्रॉस वोटिंग कैसे हुई? कल तक तो दावे किए जा रहे थे। मुझे याद है कि राष्ट्रपति के चुनाव पर एक बहस में समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा था कि भाजपा के अंदर बड़ा असंतोष है, राष्ट्रपति का चुनाव आने दीजिए, देखिएगा उनके वाले भी यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। लेकिन क्या परिस्थिति बनी? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी ये तय ही था, इसमें तो कोई रहस्य रोमांच पहले दिन भी नहीं था। लेकिन विपक्ष हर राज्य में क्रॉस वोटिंग का शिकार हो जाएगा ये नहीं पहले से पता था, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में अब 1.5-2 साल कुल बचा है। तब ये स्थिति वो था ना एक गाना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो वैसी परिस्थिति विपक्ष की बन गई, टुकड़े टुकड़े हो रहा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट रहता तो भी द्रौपदी मुर्मू जीतती, एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं होती तब भी द्रौपदी मुर्मू जीतती। फिर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई समझना होगा। दलों की घोषणाओं, समर्थन की घोषणाओं के बाद एनडीए को क्रॉस वोटिंग करवाने में मेहनत करने की जरूरत तो नहीं रही होगी। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, बीएसपी, जेएमएम, इन दलों के ऐलान के बाद द्रौपदी मुर्मू कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रही थी। तो स्वाभाविक है जब कैंडिडेट जीत ही रहा है 100%, तो फिर क्रॉस वोटिंग में भाजपा ने पसीना बहाया हो, ये बात तो समझ नहीं आएगी। फिर ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में राजभर जी की पार्टी हो, यशपाल यादव हो,
मान लीजिए ये लोग वोट नहीं भी देते द्रौपदी मुर्मू को, तब भी दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में हालांकि 10 विधायक ऐसे हैं, 10-11 जो क्रॉस वोटिंग किए हैं बताया जा रहा है। बिहार में लालू जी की पार्टी भी दरक गई, आरजेडी से 8 विधायक हैं जिनको ढूंढा जा रहा है कि भाई वो क्रॉस वोटिंग कर गए। चुनाव से 1.5 साल पहले इस ऐसी रणनीति, ऐसी कार्यनीति के साथ विपक्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया संपन्न, अब आगे 24 बड़ी लड़ाई 24 में है, तब क्या करिएगा, ये बड़ा प्रश्न है। आज मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए कि 24 में क्या इसी टुकड़े टुकड़े वाली स्थिति परिस्थिति को साथ लेकर विपक्ष जाएगा 24 में लड़ने, ये बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी की किताब में, डायरी में अपना नाम लिखाने की होड़ में हैं विपक्षी विधायक और सांसद? राष्ट्रपति चुनाव से जो तस्वीर निकली है वो इस ओर इशारा कर रही है। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक पार्टी संपर्क करे और आपको आकर्षित करे, ललचाए, प्रलोभन दे कि हमारी तरफ आ जाओ। एक होता है कि व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर दूसरी पार्टी के प्रति कुछ ऐसा कर देता है कि दूसरी पार्टी का मन थोड़ा उसके लिए सॉफ्ट हो जाए और भविष्य में कोई रास्ता खुल सके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। एनडीए ने जब मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट किया तब उस वक्त उसके पास 49% वोट था, 49 पॉइंट समथिंग। उसके बाद कुछ पार्टियों ने उसको सपोर्ट, मुर्मू के कैंडिडेचर को सपोर्ट करने का ऐलान किया। बीएसपी, जेडीएस, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। उसके बाद मुर्मू के पक्ष में वोट उतना हो गया था जो मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी था। अब मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता रहा साहब, जब हमारा कैंडिडेट आराम से जीत रहा है तो कोई वोट की जुगाड़ करने में तो मेहनत नहीं करेगा? फिर जीत ही रहा है अच्छे से, उतने दल आ ही गए थे साथ में। फिर ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या ये भाजपा के डायरी में अपना नाम लिखाने की होड़ है जो लगभग हर राज्य में हमको दिखाई दी और राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों में भी दिखाई दी? दुर्घटनाग्रस्त और कमजोर मनोबल के साथ विपक्ष 1.5-2 साल बाद आम चुनाव के महासमर में उतरेगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का जो ट्रेलर है ये विपक्ष की सेहत के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके सेंसेक्स के लिए, कोई भी शब्दावली इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं रहा। वो लोग मतलब अनावश्यक लोग भाग गए, जो नहीं भी भागते तो भी परिणाम यही आता, यशवंत सिन्हा हारते। मान लीजिए 105 विधायक क्रॉस वोट नहीं करते देश भर में, तो भी यशवंत सिन्हा हारते। फिर क्यों हुई क्रॉस वोटिंग? 17 एमपीज अगर क्रॉस वोट नहीं करते तो भी मुर्मू जीतती। पार्टियों का ही बहुमत इतना हो गया था। मतलब अस्त व्यस्त विपक्ष ऐसा परिस्थिति लेके जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। मूल प्रश्न था, देश का कोई सूबा बचा नहीं जहां विपक्ष से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अरे आप पर भाई मेरे गलती हो गई, आपसे सवाल पूछ लिया, नहीं पढ़ता तो अच्छी बात है, फिर तो वैसे कहता। मैं कांग्रेस के इस भाव को प्रणाम करता हूं कि वो बाकी कुछ अर्जित हो ना हो, कम से कम उसने वो भाव अर्जित कर लिया जो हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का भाव संत बताते थे कि कैसे भी दिन हो, ये दिन भी बदलेंगे, मजबूत रखो अपने को। तो कांग्रेस ने कम से कम ये तो ढूंढ लिया कि भाई कोविंद से ज्यादा मुर्मू क्यों नहीं पाई, इसी मुद्दे पर हम आप देश भर में जाएंगे। हमारे घर में टूट फूट हो गई, छोड़ दो, उसकी चिंता हमको नहीं,
लेकिन हम ये आंकड़ा दिखाएंगे, अब इस आंकड़े को दिखा के वो कहां जाएंगे, क्या बताएंगे, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करेगी। लेकिन गजब है, उस मतलब उसको तो प्रणाम करने पड़ेगा, जो भाव है संतत्व का। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा ना कहीं हो जाए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अचानक संन्यास लेके नीलकंठ महादेव पर चली जाए। कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलहदा कर दो तो भी 127 वोट मिलना चाहिए थे यशवंत सिन्हा को, मिले 111, बाकी कहां गए? बाकी लुलू माल देखने गए थे क्या? बधाई हो गई, एक ही बार में हो गई बधाई। अखिलेश यादव ने दे दी, सोनिया जी ने दे दी, तो फिर अब काम अच्छी आगे बधाई। एक में बात सुनो भाई, बात सुनो। आपने कहा कि लोकतंत्र पर, कहा कि भाई लोकतंत्र स्वस्थ रहे, खाया पिया रहे, मजबूत रहे, ठीक बात है। यही बात ओंकार जी भी कह रहे थे, ठीक, कि लोकतंत्र अच्छा रहे और लोकतंत्र की मर्यादा बची रहे, और दिस यशवंत सिन्हा आपके जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो समझ लीजिएगा लोकतंत्र खत्म हो गया भारत से, उसकी शुरुआत हो जाए, वो खत्म हो गया जी लोकतंत्र की को गढ़गंगा में फिर ढूंढना पड़ेगा, प्रभावित हो जाएगा वो। क्या आप ऐसा मानते हैं? मीसम जेदी समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है? यशवंत सिन्हा तो अब हार गए, अब तो दोबारा तो हारेंगे नहीं, और ठीक ठाक हार गए, ठीक, तो क्या उनकी बात के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी की भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया यशवंत सिन्हा के हारने का मतलब? मेरे बहस का एक तरीका है, मुझे उम्मीद है वो आपने जरूर देखा होगा, मुझे कहीं ना कहीं बहस करते हुए सुना होगा, है ना? उसी पर रहिए दोस्त। उधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज होती है नेताओं की। यहां सिर्फ मैंने पूछा, आप, मेरा बड़ा मासूम सवाल, क्या समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा जी के इस बयान को इंडोर्स करती है कि मैं हारूंगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? तो समाजवादी पार्टी क्या ये घोषणा करती है कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई चूंकि यशवंत जी हार गए? सीधी लाइन तो लिया करो, या तो को नहीं, इसीलिए हालत हो गई कि कोई दरवाजा लग गया, कोई खिड़की। यार हमको ना बताओ मित्र, जब जन्मी थी वो मैं तब से देख रहा हूं समाजवादी पार्टी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। भैया अर्कवंशी जी, बाकी तो किस्सा कहानी हो गया। मैं शार्प सवाल पूछता था कि समय बचे, ये सब मतलब सैद्धांतिक बातों में मेरी रुचि नहीं रहती कभी, क्या कि अच्छे चार शब्द जोड़ के बोलना शुरू कर दें कि देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र में जनतंत्र और जनतंत्र में लोकशाही, नमस्कार, नहीं। मूल प्रश्न, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया मुर्मू जी को, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ तलाक के कागज सबमिट कर दिए। ये तलाक शब्द मेरा नहीं, ओम प्रकाश राजभर का, ठीक, कि इनसे तलाक मिले तो फिर हम बाकी और रास्ता देखेंगे और विकल्प। और जिस ओर मीसम जेदी इशारा कर रहे हैं, वो इशारे में बात कहेंगे, हम उसको और खुला कर दें। आज गारदवी आ गई, चिट्ठी भी तब चली 15 को जब अनाउंस कर दिया कि मुर्मू को सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट कर दिया, वोट गिन लिया, तो गारद आ गई। आज से 22 श्रेणी की सुरक्षा हो गई 16 लोगों की। अर्कवंशी जी बताओ भैया, लोग कह रहे भाई ओम प्रकाश राजभर को तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया, बाकी हम लोग भी क्रॉस वोटिंग किए हैं, हमको भी कुछ मिलना चाहिए भाई, ज्यादा नहीं 2-2 सिपाही तो दो। जो 10-11 एमएलए और हैं दूसरी पार्टियों के विपक्ष के यूपी में, वो अलग रार काटे हुए हैं, वो करे योगी जी जिंदाबाद, 2-2 सिपाही हमको भी लाओ। जो 12 मजलूम एमएलए मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो लोग भी मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब ओम प्रकाश भाई को 16 मिले, हम लोगों को 2-2 तो मिले, हमने भी क्रॉस वोटिंग की है, हमने भी कुर्बानी दी है ओपी सिंह के लिए। वो सोच रहे होंगे गलत चिट्ठी लिख दी। ठीक है जेनन, ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। अखिलेश जी सोच रहे होंगे गलत चिट्ठी लिख दी है। यार ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। और सुरक्षा का जो प्रोसेस जैनेंद्र बता रहे थे, उसमें मैं एक वो कर दूं, ओम प्रकाश राजभर को जो सुरक्षा मिली है वो किसी रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, न आईबी, न एलआईयू, न रॉ, न इंटरनेशनल कोई एजेंसी, कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। गाजीपुर का थानेदार की भी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए दिया गया प्रत्याशा में
राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी, इस प्रत्याशा में इनको सुरक्षा दी जाती है। ये लिखा बाबू, हम इसीलिए जब हम कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, तो आप लोग ज्ञान देने लगते हो कि नहीं देखिए सुरक्षा का प्रक्रिया ये होती है। हमको नहीं मालूम सुरक्षा की प्रक्रिया क्या होती भैया। अगर 24 में बिल्कुल राइट नहीं चले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के अलाइनमेंट के साथ, तो होमगार्ड भी नहीं मिल रहेगा साथ। लिख लेना मेरी बात। नहीं। अब जाओ यार, अपना छोड़ो, काय को बहस कर रहे हैं और कड़वी बात करवाओगे, छोड़ो। सुरक्षा भी राजनीति का एक उपकरण है। ओपी सिंह जी, दो तरह से क्रॉस वोटिंग होती है। एक, कोई पार्टी ल्योर करती है, ललचाती है दूसरों को कि भाई आ जाओ हम तुमको इसके बदले में ये देंगे, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वोट करने वाले खुद संपर्क करते हैं, भाई साहब हमारी आस्था आपके साथ जुड़ रही है, हिलमेल बढ़ रहा है, कुछ मन में हिलोरें उठ रही हैं आपके पक्ष में मतदान करने के लिए, भविष्य का इन्वेस्टमेंट देख के। ये उत्तर प्रदेश में मुझे थोड़ा इनलाइटन करिए, प्रकाश डालिए। ये 10 से 12 विधायक हैं, ये किस श्रेणी में आए हैं? आपने इनको न्योता भेजा या ये खुद कुंडी खटखटा रहे थे? बीजेपी ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर, पूरब पश्चिम दोनों इलाके में जब सपा हार गई तो उसके विधायकों को लगा होगा कि अब यहाँ को रहने से कोई फायदा नहीं, तजावास निज गृह गृह जाऊ लिखा डूबती नाव पर कोई सवाल डूबती नाव छोड़ो, इसलिए चले गए। शिवपाल जी ने कहा था कि भाई यशवंत सिन्हा को इसलिए समर्थन कोई समाजवादी नहीं कर सकता किसी सूरत में, क्योंकि इन्होंने नेताजी के लिए कहा था कि मुलायम सिंह ISI के एजेंट हैं, और आज भी ये शिवपाल यादव इसी बात को दोहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे नौजवान साथी जैदी साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को छोड़ दिया। उस पर जो आरोप लगता था कि वो परिवारवादी पार्टी छोड़ दिया, ना पिता, ना चाचा, ना मामा, ना फूफा, ना जीजा, कुछ नहीं, पार्टी और देश। मुझे लगता है कि जो परिदृश्य इंदिरा जी के समय रहता था, इंदिरा जी कि तमाम यूएसपी में एक यूएसपी ये भी रहती थी कि भाई चाव चाव कितना भी करो, मेरे खिलाफ एक नहीं हो सकते, और हो जाओगे तो टिक नहीं सकते। और कुछ ईश्वर की कृपा भी रही विपक्षी दलों पर कि वो बातें सही भी होती नहीं। वैसी परिस्थिति मुझे अब मोदी के साथ दिखाई दे रही। खैर ओंकारनाथ जी, एक सवाल अभी शायद आया था, ओपी सिंह जी ने उठाया था, वो वही सवाल आपसे पूछता हूँ कि देश भर में जितने भी आपके सांसद विधायकों ने ये गफलत की, क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी की डायरी में नाम लिखाया, क्या नेतृत्व, पार्टी का नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई करके कोई मैसेज देगा बाकी लोगों को कि भाई ये नहीं चलेगा? ओंकार जी ने कहा कि लोकतंत्र है, उसमें चुनाव जरूरी है, चुनाव होना चाहिए, जय पराजय होती रहती है, ये अच्छी बात है। और इस तरह के वाक्य मैं 25 साल संसद में सुनता रहा, जब उस संसद को कवर करता था, तो हर तीसरा आदमी ऐसी कोई उक्ति कहते ही था वहाँ। और उस वक्त लोग भी बड़े कद के होते थे, सोमनाथ बाबू थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, चंद्रशेखर थे, वाजपेयी जी थे। खैर एक बात कह के मैं जैनेन्द्र अर्कवंशी के साथ जाऊँगा, ओंकार जी से उस पर डिबेट में नहीं उलझूंगा, सिर्फ एक टिप्पणी करूँगा उनकी बात जो उनके, उस पर मुझे कुछ याद आया। पुरानी कहानी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं, देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले 2 जगहों पर चुनाव हुआ, आजमगढ़ और रामपुर। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि आजमगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में, और कांग्रेस के लिए भी, उसका भी उससे एक रिश्ता है, मैं उस बहस में भी अभी नहीं जा रहा है। और रामपुर के महत्व क्या है? कांग्रेस ने कहा कि हम दोनों जगह नहीं लड़ेंगे, इसलिए कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, इससे भी बाहर होने का। मुझसे एक मित्र कह रहे थे राजनीतिक, बोले भाई साहब उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा राजनीतिक चाणक्य कोई उभरा है तो ओम प्रकाश राजभर है। मैंने कहा बताओ गुरु कैसे? क्या मेरे दोस्त थे, अच्छा लगेगा मुझे सुन के। उन्होंने कहा कि दादा आप देखो, भाजपा के साथ आए, हैसियत बढ़ी, विधायक 4 आए, मंत्री बन लिए। उससे पहले तो संघर्ष बहुत भीषण था। भाजपा के साथ आए तो रोली चंदन लगा माथे पे और तमाम बाधाएं एक झटके में पार हो गई। ठीक, उसके बाद बोले अखिलेश के साथ आए, अखिलेश यादव के, तो विधायक बढ़ गए क्या,
अब बोले आप लिख के रख लो 24 में लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव मोदी जी का हाथ पकड़ के, क्या तो केंद्र में हो जाएंगे जाके राज्य मंत्री, क्या बोले इतनी जल्दी किसी ने तरक्की की? एक नैरेटिव, एक सिक्के के दो पहलू, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम एक ही पहलू को लेके नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों करते हैं कि एक्स ने वाई को तोड़ा? एक छोटी सी टिप्पणी, ये हम क्यों नहीं कहते वाई टूटने को तैयार था, बेकरार था, तड़प रहा था और एक्स से कह रहा था हमको भी तोड़ो? ये भी तो हो सकता है। कौन दावा कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, जनता अब समझदार हो गई है और वो चिढ़ती है उन्हीं घिसी पिटी बातों से कि हम ये क्यों नहीं कहने का नैतिक साहस रखते हैं कि हम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन चुनाव लड़ने के लिए कराया है और सत्ता के लिए कराया है। उसमें कितने चोलेबाजी पहनाएंगे, कितने तंबू गाड़ोगे फर्जी। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं ऐसे गठबंधन करने वाले लोगों के साथ इन 35 साल में बैठा हूं, उठा हूं, उनकी बातें सुनी हैं, जानता हूं, देखता हूं, प्रथम दृष्टया कई चीजों का गवाह रहा हूं, इसलिए मुझे सच्चाई है तो मुझे और भी उलझन होती सुन के। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद और भाजपा का अलायंस, कारण तो उनने भी गिना दिए थे कि क्या क्या एकदम जरूरत आ गई है राष्ट्र के लिए, लेकिन हम भी समझ रहे थे, वो भी समझ रहे थे, वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे अंदर अंदर कि सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती जी का अलायंस और फिर अलायंस टूटना, फिर धय तेरे की, राहुल गांधी अखिलेश यादव का अलायंस, फिर अलायंस टूटना, फिर राहुल गांधी का ये कहना एक दौर में कि हाथी रुपया खाता है और साइकिल पर गुंडे हैं। सब जानते हैं। ओम प्रकाश भाई, वो भी उनसे बड़ा प्रयोग धर्मी कोई है क्या उत्तर प्रदेश में? ना। और 24 के लिए लोग अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी। तब सिद्धांत अलग चीज है मित्र। सिद्धांत तो नरेंद्र देव जैसे लोगों ने पालन किए, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने, कि सबने रोका कि इस्तीफा मत दो, बोले ना पार्टी छोड़िए तो इस्तीफा देंगे। सिद्धांत है। अब कौन किसकी सुन रहा है, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। हां, मैं राव साहब की इस बात से सहमत हूं, विपक्ष के आत्मबल को बहुत भारी झटका लगा है। ठीक बात है। ये सवाल आप हम विपक्ष से पूछेंगे तो वो मेरी बात काट देंगे, वो कहेंगे नहीं मेरा आत्मबल बहुत ज्यादा मजबूत है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया हारने के बाद। ठीक है, उनको अपनी राय है, लेकिन सच्चाई है कि आत्मबल बहुत कमजोर हुआ है। और वो भी तब जब 1.5 तो 1.25 साल बाद वोट होना है भारत में 5 साल की हुकूमत के लिए। 2011 की जनसंख्या में का जो हम लोगों ने जनगणना कराई, उसमें 10 करोड़ 48 लाख जनजाति समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के। अरकवंशी जी, 11-12 साल और हो गए, हम मान के चलते हैं करोड़ 2 करोड़ और बढ़ गए होंगे। क्या 12-13 करोड़ की आबादी है। उसके लिए तो ये अकल्पनीय परिस्थिति है जो वो देख रहा है कि भारत के सबसे बड़े आसन पर उसके गांव की आंगन की स्त्री महिला विराजमान होगी। और राव साहब जरूर जानते होंगे, ओपी सिंह जी जानते होंगे, चूंकि वो पत्रकार भी रहे। 1955 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, संघ ने वनवासी कल्याण परिषद बनाया था, जसपुर में काम शुरू किया था। 55 में धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस लड़ रहा है वहां कि आदिवासियों को ईसाई मिशनरियां अपने फोल्ड में ना ले पाए। लेकिन उसको ऐसा मुद्दा, ऐसा आदिवासी स्वाभिमान का ऐसा प्रतीक पहली बार मिला है द्रौपदी मुर्मू के जरिए। तो 55 से लेकर 2022 तक आरएसएस जितना काम नहीं कर पाया आदिवासी उसमें, हालांकि उसके पास वनवासी कल्याण परिषद में 8 लाख सदस्य हैं, वो मुर्मू के होने से होगा।
और मैंने कल भी कहा था, मुर्मू का विरोध यानी जनजाति समाज का के व्यक्ति महिला का विरोध किसके लिए? यशवंत बाबू के लिए। यशवंत बाबू अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, व्यक्तिगत आलोचना थोड़ी नहीं किसी की, लेकिन क्या देश में कहीं कोई मोहल्ला ऐसा है जहां यशवंत बाबू का फेवर करने पर 1000 वोट मिल जाए, बढ़ जाए? नहीं ना। तो फिर तो राजनीतिक बुद्धिमत्ता को प्रणाम करना होगा। 13 करोड़ की आबादी के प्रतिनिधि के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए कि हमारे साथ यशवंत सिन्हा है। ये तो वो भजन है आजकल बड़ा लोकप्रिय है, हमारे साथ जब रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। ऐसा विपक्ष ने लगा दिया कि हमारे साथ जब यशवंत जी फिर किस बात की चिंता। आने वाले 75 साल तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। लिख लेना मेरी बात ओंकार जी, कि भारत में जब पहली बार जनजातीय समाज की चेतना का प्रश्न आया तो विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा था। आप अपने बात बोलने ही नहीं देते हैं तो क्या बात? ये एक पहला अवसर था भारत के लिए। सबसे ज्यादा वंचितों में भी वंचित आदिवासी है, उससे ज्यादा कोई वंचित है, उससे ज्यादा किसी ने पीड़ा भोगी है क्या? वो वर्ग, उससे आप एक आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व मंत्री जिसका संघर्ष का भी कोई लोक जीवन नहीं रहा हो, उसको खड़ा करेंगे? बोले जी अंग्रेजी जानते हैं, ये कोई क्वालिटी हुई भारत में? बोले नहीं, अंग्रेजी लिख भी लेते, बोल भी लेते, हेलो हेलो, यू नो, आई नो, यस 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 कर लेते। इसका क्या मतलब है? वहां जसपुर में कौन समझ रहा है? नहीं, लोकतंत्र में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी ओर देखा जाना चाहिए था। और बाकी राष्ट्रपति, अब एक नई बहस छोड़ी लोगों ने कि जी रबर स्टाम्प, यशवंत जी ने कहा, कांग्रेस ने भी उसका उल्लेख कई बार किया है। फखरुद्दीन अली अहमद क्रांतिकारी थे, बीबी गिरी क्रांतिकारी थे, हैं? बाथटब में बैठ के दस्तखत करा लिए थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। अरे राष्ट्रपति, मैं उस समय जितने लोग जहां आए वो सब फ्रीडम फाइटर थे। जो ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़े वो भी फ्रीडम फाइटर थे। मसला वो नहीं है, मसला ये है राष्ट्रपति रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या क्रांति की। मसला ये है, मसला ये है बीबी गिरी ने क्या क्रांति की, ये तो बताएगा कोई। नहीं की क्रांति, उनसे ज्यादा क्रांति तो जेल सिंह कर गए थे। राव साहब को याद होगा, उनसे ज्यादा क्रांतिकारी और खतरनाक क्रांतिकारी तो सरदार जेल सिंह थे। इसलिए ये बात नहीं, ये सवाल उठा दिया गया। एक जनजातीय समाज की चेतना जब सामने आई तो कह दिया गया कि नहीं, ये रबर स्टैंप होंगी। कोई दलित है, कोई आदिवासी है तो उसको रबर स्टैंप कह के खारिज कर देंगे क्या आप? क्या केवल सवर्ण जातियों के लोग ही चेतना संपन्न है, ऐसा कहने की कोशिश होगी क्या इस देश में? यह प्रचार कितना गंदा था कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप साबित होंगी। आप कैसे कह सकते हैं रबर स्टैंप साबित होंगी? राजेंद्र बाबू धोती कुर्ता पहनते थे, वो रबर स्टैंप थे किसी के? नहीं, ये 13 करोड़ लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। यशवंत सिन्हा आएंगे तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रपति होंगे, ये महिला रबर स्टैंप होगी, कैसी बात करते हैं? ये भारत की जो इंक्लूसिवनेस है उसके खिलाफ है। बाकी तो चुनाव तय करेंगे कौन कितने फायदे में रहा, कौन कितने नुकसान में रहा। लेकिन जान लीजिए, ये भारत के सामाजिक इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये भारत की सोशल हिस्ट्री में 10 बड़े परिवर्तनों में से एक परिवर्तन के रूप में इतिहास में उल्लिखित होगी ये घटना, द्रौपदी मुर्मू का भारत का राष्ट्रपति होना।